नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चर में। और मैं हूं लोकेश मिश्रा। आज का हम टॉपिक बताएंगे। यहाँ हमारा टॉपिक है एकांकी गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन। एकांकी का मतलब होता है केवल एक पृष्ठ, यानी एक पृष्ठ पर जब अपवर्तन की क्रिया होगी तो उस स्थिति में कौन सा सूत्र प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए लिखा है, जब किसी पारदर्शी माध्यम का पृष्ठ गोलाकार होता है तब उस पृष्ठ को गोलीय पृष्ठ कहते हैं तथा उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या एवं केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं तथा गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन उन्हीं नियमों के अनुसार होता है जो समतल पृष्ठों पर लागू होता है। यानी अभी हम जो आपको गोलीय पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र सिद्ध करेंगे, जो किरणें आपतित होंगी वो सारे नियम किसके आधार पर लागू होंगे। समतल पृष्ठ पर जब आप कोई प्रकाश की किरण डालते हैं तो उसमें जो भी रूल अप्लाई होता है वही रूल गोलीय पृष्ठों पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से वो दो हैं गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र। गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र और गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो फर्स्टली हम लोग ये देखेंगे कि गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का सिद्ध करेंगे, यानी इसका जो सूत्र है वो किस तरीके से सिद्ध होगा तो इसको हम लोग आसानी से देखेंगे। एक एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग एक एकांकी अवतल पृष्ठ का निर्माण करेंगे इस तरीके से, ऐसे। ये हमारा है एकांकी अवतल पृष्ठ। ये कांच का बना हुआ है, बाएं ओर इसके वायु रहेगी और दाईं ओर पूरा ये कांच पूरा रहेगा। ये कौन सा माध्यम है? कांच है, इधर वाला भाग। और इधर अगर वायु है तो इसका अपवर्तनांक हम मान लेते हैं n1, ओके। और इधर ये कांच है तो इसका अपवर्तनांक हम मान लेते हैं n2, या इन दोनों का भी हम केवल n मानेंगे, ओके। अब इधर वायु है इसलिए a लगेगा, Ang a, और इधर कांच है इसलिए g, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। चूंकि हमारी किरण वायु से जा रही है कांच में, इसलिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जानेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले यहां पर एक पॉइंट होता है जिसे हम पोल कहते हैं, ओके। और यहां इस गोले को अगर आगे ऐसे बढ़ाएंगे तो इसका एक वक्रता केंद्र यहां पे मिलेगा इस तरीके से। थोड़ा नीचे ले लेते हैं यहां पे, इस तरीके से वक्रता केंद्र। अब इस अगर पोल को हम वक्रता केंद्र से ऐसे मिला दें तो ये हो जाएगी मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। अब देखिए इधर वाली जो किरण होगी अगर इसे हम आगे ऐसे बढ़ा देंगे तो कोई भी किरण अगर आगे बढ़ाएंगे तो वो अपवर्तित किरण होगी। यानी कोई भी किरण जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो जैसे ही प्रवेश करेगी उसके का नाम हो जाएगा अपवर्तित किरण। तो इस पॉइंट का नाम P और यहाँ पे Q, यानी ये PQ जो है एक अपवर्तित किरण है, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है C। अभी C नहीं लेंगे, अभी बाद में समझते रहिए कि मुख्य अक्ष पर एक वक्रता केंद्र होता है। अब हम यहाँ पे एक बिंदु वस्तु लेते हैं, बिंदु वस्तु को रख देते हैं और इस बिंदु वस्तु का जो नाम रखेंगे वो हो जाएगा हमारा O। एक एक पॉइंट समझिएगा, कहीं से डाउटफुल होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये बिंदु वस्तु जैसे ही इस कांच पर प्रवेश करेगा कांच पर आपतित होगा इस तरीके से, ओके। अब ये जो किरण है ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रेज है। ये हमारा इंसिडेंट रेज है, ओके। अब अगर इस पृष्ठ की बात करें हम, ये पृष्ठ,
इस पृष्ठ का इतने का जो लंबवत भाग है ये है लंबवत। जैसे हम यहाँ पे एक वक्र ऐसे खींचे, अगर इसका लंबवत कहें तो इन दोनों के मिडिल पॉइंट ये होगा और यहाँ से एक लंब डाल देंगे, तो इतने भाग का लंब पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे। अब ये किरण जहाँ पे पड़ेगी वहीं पे लंब डालते हैं। जैसे देखिए मैंने समतल दर्पण में बताया था इस तरीके से कि अगर ये आपतित किरण आ रही है तो पृष्ठ के लंबवत हमेशा आभासी रूप से अभिलंब होता है, वैसे ही गोलीय पृष्ठों पर आभासी रूप से अभिलंब होता है। अभिलंब हम वहीं से खींचते हैं जहां पर किरणें आपतित होती हैं। तो ये किरण आपतित हो रही है ना, यहीं से एक लंब डाल दीजिए, ऐसे ऐसे लंब डाल दीजिए। ओके, ये लंब डाल दिया। अब ये क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा है नॉर्मल अभिलंब, इसे बोलते हैं। दूसरी चीज, अगर ये आपतित किरण है और इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं ए पॉइंट, थोड़ा इसका बड़ा नाम रखेंगे, यहां पर ए बिंदु रख देते हैं इसका नाम। अब देखिए ये किरण यहां तो पहुंच गई, अब कांच के बाहर जाएगी। तो आप जानते हैं कि अगर किरण माध्यम बदल रही है तो वह जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम, जैसे ही प्रकाश किरण जाएगी ना तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। ये वायु विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है। विरल माध्यम में प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है और सघन माध्यम में प्रकाश की किरण अभिलंब के ओर झुकती है। तो यहाँ पे देखिए ये कांच है ना, दाहिने ओर कांच है, तो किरण हमारी अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी ये सीधे ना जाके ये थोड़ा अभिलंब की ओर झुक जाएगी ऐसे। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये जो कोण बनेगा ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है। अपवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं और आप जानते हैं अपवर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा हो गया स्मॉल आर। अब देखिए आगे प्यारे बच्चों, ये है आपतित किरण, ये है अभिलंब। अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। एक चीज समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। जरा फिर से देखिए, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, इसके बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए ये जो किरण आगे की ओर गई है, इस अपवर्तित किरण को हम अगर पीछे बढ़ा दें, ध्यान दीजिएगा, अपवर्तित किरण को अगर पीछे बढ़ा दें, ये देखिए, चलिए बढ़ा दीजिए। अभी ये थोड़ा अभिलंब की ओर ये किरण झुकी है, तो इसको अगर पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कहीं आएगा। चलिए बढ़ा देते हैं ऐसे, ये ऐसे यहाँ पे मैंने बढ़ाया। ओके, अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर तथा ये यहाँ पे अगर इस मुख्य अक्ष का नाम दें, ये जो PO आप मुख्य अक्ष देख रहे हैं ना, तो जैसे ये जो किरण है ये मुख्य अक्ष एक आपतित किरण का भी काम करता है। तो इस अपवर्तित किरण PQ को पीछे बढ़ाने पर तथा ध्यान दीजिएगा, अपवर्तित किरण PQ को पीछे बढ़ाने पर एवं इस अपवर्तित किरण ए, यहां पे कोई नाम दे देते हैं यस, तथा AS को पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को बिंदु I पर काटते हैं। और जहां पर दो अपवर्तित किरणें एक दूसरे को काटती है वहीं पर एक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहां पर देखिए ये जो अभिलंब आया है ना, ये कहां पर गिरेगा, ये इस गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र पर गिरेगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, अभी हम उत्तल पृष्ठ लेंगे ना, उसमें भी अभिलंब खींचेंगे तो वहां पर भी जो अभिलंब आएगा वह वक्रता केंद्र पर ही गिरने वाला है। अब देखिए
ये अगर एक दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार इंटरसेक्ट करें तो ये वाला कोण अगर 20 है तो ये वाला कोण 20 होगा। अगर ये कोण R है तो ये भी कोण R होगा। यहां पर देखिए एक किरण ऐसे आई है और एक किरण ऐसे आई है, तो ये किरण और इस किरण के बीच जो कोण बनेगा वो हो जाएगा स्मॉल r। ओके, और ये किरण यानी ये OA कौन सी किरण है? आपतित किरण, और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण। तो ये वाला कोण I है और ये वाला कोण R है। ओके, अब यहां पे हम जो है इस कोण को मान लेते हैं अल्फा, इस कोण को मान लेते हैं बीटा और इस कोण को मान लेते हैं गामा। हम लोग यहां पर डालते हैं, यहां O से इस मुख्य अक्ष पर लंब, यहां पे जैसे ही मैंने लंब डाला तो इस पॉइंट पर मिला हमें यम। ओके, अब देखिए इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं कैपिटल H। क्लियर है? अब यहां पे आगे वाली जो घटनाएं होने वाली है बहुत अच्छी घटना होने वाली है, जरा ध्यान दीजिएगा। हमने एक एक पॉइंट आपको बता दिया है। सबसे पहले मैंने क्या देखा, ये सरफेस पॉइंट है, इसका नाम S1 P S2। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ S1 P S2। इस अपवर्तक पृष्ठ में एक पॉइंट था P। ठीक है, उसके बाद P और C को मैंने मिलाया तो एक मुख्य अक्ष का निर्माण हुआ। इस तरीके से ये वाली रेखा आगे खींच दिया, तो इस रेखा का ये वाली जो रेखा है ये अपवर्तित किरण का काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि जो गोलीय पृष्ठ होता है वह उसकी सारी घटनाएं समतल पृष्ठ पर आधारित होती हैं। तो यहाँ पे एक चीज हम और आपको पहले से बता दें, ये जब गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा होगा ना तो बिंदु A जो है बिंदु P के बहुत नजदीक होगा। जब ये बहुत छोटा हो जाएगा तो बिंदु A बिंदु P के बहुत नजदीक हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो यम है वो कहां पे चलाएगा? P पे। तो जो है यमओ जो दूरी होगी यमओ वो PO के बराबर हो जाएगी। फिर समझिए, जब गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा होगा ऐसी स्थिति में ये A कहां पर चलाएगा? P पर, और जब A से लंब डालोगे तो यम भी कहां पहुंच जाएगा? P पर। ऐसी स्थिति में जितनी दूरी ये यम अगर P पर चला आया तो यमओ के स्थान पे PO लिखेंगे। ठीक है, और यमआई के स्थान पे PI लिखेंगे और यमसी के स्थान पे PC लिखेंगे। जब ये द्वारक छोटा हो गया तो कोण I और कोण R भी बहुत छोटे हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले यहां पर जब हमारी किरण चली तो आपतित किरण और अभिलंब मिला और उसके बीच कौन सा कोण बना? I। क्लियर है? उसके बाद देखिए ये किरण आगे बढ़ी तो अभिलंब और R के बीच, ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच ये कोण R बना। यानी फर्स्ट स्टेज में हमें I मिला और R। जब I मिलेंगे R मिलेंगे तो आप जानते हैं कि स्नेल का निर्माण होता है स्नेल के नियम से। तो इसमें हम लोग कुछ मान लेंगे पहले कि समस्त दूरियां आप जानते हैं दर्पण गोलीय पृष्ठ के ध्रुव से मापी जाती है। तो यहां से लेकर P से लेकर O तक की दूरी क्या होगी? माइनस U। ओके, P से लेकर I तक की दूरी -V, P से लेकर R तक की दूरी -R, यानी P से C तक की दूरी जो होगी वो -R होगी। इसमें हम मान लेते हैं कुछ कि माना S1 P S2 एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है।
माना S1 PS2 एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक है, अब इसमें हम लोग स्नेल के नियम से बात करेंगे। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम, स्नेल क्या कहते हैं बताइए? स्नेल कहते हैं कि किन्हीं दो माध्यमों तथा किसी निश्चित रंग या तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा एवं अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव एक स्थिरांक होता है। यहां देखिए तो लिख देंगे, अभी n1 और n2 ना मान के हम पूरे एरिया का जो अपवर्तनांक लेते हैं वो स्मॉल n लेते हैं। तो ये हो जाएगा n बराबर साइन आई बटे साइन आर। अब मैंने साइन आई क्यों लिया? क्योंकि पहली घटना में ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण क्या बना था? आई, और इसके बीच आर, तो आई बटे आर। दूसरी चीज मैंने ये बताया कि जब गोलीय पृष्ठ का द्वारा बहुत छोटा होगा, जब गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा होगा, तो आई और आर बहुत छोटे होंगे। आई और आर बहुत छोटे होंगे। ऐसी स्थिति में साइन आई बराबर आई कामा साइन आर बराबर आर। अब यहां पे देख लेते हैं, जो समीकरण 1 है उसके स्थान पे साइन आई के स्थान पे आई, साइन आर के स्थान पे आर, तो ये हो जाएगा n बराबर आई अपान आर। तिर्यक गुणा करेंगे, आई बराबर n इंटू आर। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब यहां देखिए प्यारे बच्चों, ये हमें मिल गया आई बराबर n आर। अब यहां पे हम लोग कुछ प्रमेय निकालेंगे। कक्षा 10 में आपने पढ़ा था, त्रिभुज में पढ़े होंगे, गुरुजी अगर पढ़ाए होंगे आपके तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़ाए होंगे तो नहीं पढ़े होंगे, सीधी बात है। तो यहां पे देखिए प्यारे बच्चों, अगर ये अल्फा है, ये बीटा है और ये फाई है, तो अगर किसी त्रिभुज, बहुभुज माने जिसमें ज्यादा भुजाएं हो, चतुर्भुज इस तरीके से, इसकी एक भुजा बढ़ा दे, पंचभुज इसकी एक भुजा बढ़ा दे, तो ये इन सभी कोणों के योग के ये 1 2 3। अब देखिए जरा, ये अल्फा बीटा गामा बहिष्ठ कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। तो अगर त्रिभुज बन रहा है तो इसकी एक भुजा बढ़ाएंगे तो ये जो फाई है ना, ये अल्फा बीटा के योग के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से अगर ये चतुर्भुज है
और इसकी एक भुजा बढ़ाएं और ये जो फाई है अल्फा धन बीटा धन गामा के योग के बराबर हो जाएगा इस कोण को छोड़कर। यहाँ पे अगर पंचभुज है तो इस कोण को छोड़कर बाकी ये चार कोण जो है योग के बराबर हो जाएंगे फाई के। तो यानी किसी भी चतुर्भुज त्रिभुज या पंचभुज या सप्तभुज या खष्टभुज में किसी एक भुजा को आगे बढ़ा दें तो उसके अंतः कोण इन सभी कोणों उसका जो बहिष्य कोण है अंतः कोणों की योग के बराबर हो जाता है। तो इसी प्रकार की घटना इसमें घटने वाली है। अब वो कैसे घटेगी प्यारे बच्चों उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ देखिए अब बात आती है इसमें कहाँ पे बन रहा है, जरा ये देखिए ये जो आ रही है ये किरण ये अभिलंब है। ओके पहले एक रेखा खींच देते हैं, ये अभिलंब ऐसे आ रही है आई, ठीक है ये आई। अब यहाँ पे ये किरण ओ यहाँ ए है ना ए, तो ओ से ये हो गया ठीक, और इसको आगे बढ़ा दीजिए जैसे यहाँ पे ये बढ़ा है। यहाँ पे ये कोण क्या है गामा, ओ है ओ से ये वाला कोण क्या है अल्फा। ये आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच जो कोण बना है वो क्या बना है आई, ये है आई। तो यहां पे जब किसी ये त्रिभुज बना है ए सी ओ में, ए सी ओ में ये बहिष्य कोण इस दोनों कोणों की योग के बराबर हो जाएगा, यानी गामा बराबर अल्फा प्लस आई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये चीज हमें मिलेगा। ऐसे ही यहां देखिए ये किरण अगर सीधे आ रही है तो यहां पे अगर आई कर दें, ये आई ये बीटा और ये हो जाएगा आर, ये गामा। तो ये देख रहे हैं ये एक अभिलंब इससे लगी हुई है और अब इसको छोड़कर हम ये वाली भुजा लेंगे तो ये भी कहां पे जा रहा है ओ पे। तो ये पूरा त्रिभुज बन रहा है और ये कोण बीटा और ये कोण है आर। तो बीटा धन आर ये किसके बराबर होगा गामा के। तो एक गामा बराबर हो जाएगा बीटा प्लस ये गामा बराबर बीटा प्लस आर के। तो इस तरीके से हमारे इसमें दो बहिष्य कोण मिल रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे प्रमेय से। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, या बहिष्य कोण प्रमेय बहिष्य कोण से, ठीक है। इतने से आप समझ लीजिएगा कि यहां पे कौन सा प्रमेय प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ए सी ओ में, त्रिभुज ए ओ सी में ओके गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। ओके अब यहां पे हम लोग आई की वैल्यू निकाल लें। यहां से देखिए हमें चाहिए किसकी वैल्यू आई की यहां पे रखने के लिए, इसलिए हम आई की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। तो आई की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये इधर चलाएगा, यानी आई बराबर गामा माइनस अल्फा। तो यहां पे लिख देंगे आई बराबर गामा माइनस अल्फा। ओके ये आई की वैल्यू मिल गई। इसमें हमें रखना है किसकी किसकी वैल्यू आई और आर की। यहां पे ये आर है, ठीक है ना। आर हम इस तरीके से बनाते हैं और ऐसे बनाते हैं या ऐसे बनाते हैं, याद रखिए। और गामा में बस थोड़ा ये ऐसे दबा होता है इस तरीके से, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अब इसमें देखिए अगला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए सी आई में, त्रिभुज ए सी आई में, ए सी आई में बात करें तो यहां पे कौन सा बहिष्य कोण मिल रहा है गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर। यहां से अगर आर की वैल्यू निकाल ले
आर बराबर गामा प्लस माइनस बीटा, यानी ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हमें आई और आर का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो यहां पे लिखेंगे आई और आर का मान समीकरण 1 में, 1 में रखिए, यहां 2 में रखेंगे, 2 में रखिएगा। यहां पे आई की वैल्यू क्या है, ये है गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा बराबर यन, आर की वैल्यू क्या है, गामा माइनस बीटा। अब आप क्या करेंगे, यन का इसमें गुणा इसमें गुणा, तो यहां पे हो जाएगा गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू यन गामा माइनस यन बीटा। अब एक काम करेंगे कि ये जो है ना, ये इसको इधर ले आते हैं और गामा को उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आएंगे, गामा को उधर ले जाएंगे। तो जब इसको आप इधर ले आओगे तो ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, यन बीटा माइनस अल्फा, और यन गामा रेडी है यहाँ पे, यन गामा, और ये उधर जाएगा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा गामा, यन बीटा माइनस अल्फा। यहाँ पे गामा कामन लोगे, दाहिने ओर कामन लेते हैं, तो यन माइनस 1 इंटू गामा मिल जाएगा। अब इस समीकरण को हम लोग यहाँ पे 3 मान लेते हैं। अब इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे अब हमारे पास जगह के अभाव है, इसलिए हम लोग इसको इरेज करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके क्या मानना पड़ेगा, इसमें लिखेंगे कि जब गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा होगा, जब गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा होगा, तो ऐसी स्थिति में देखिए प्यारे बच्चों, ऐसी स्थिति में मैंने क्या कहा कि ये जो पॉइंट है कहां पे चलाएगा, पी पे। पहले एक चीज समझ लेते हैं कि यहाँ पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, समकोण त्रिभुज कितने बन रहे हैं। ये यहाँ पे जो एम आप देख रहे हैं, ये इस पर मुख्य अक्ष पे लंब डाला हुआ है, तो ए यम ओ एक समकोण त्रिभुज, ए यम आई दूसरा समकोण त्रिभुज, ए यम सी तीसरा समकोण त्रिभुज है। 3 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं और इन तीनों समकोण त्रिभुज में हम लोग tan का इस्तेमाल करेंगे। अब जब ये गोली पृष्ठ का द्वारक ही छोटा हो जाएगा तो इसमें जितने भी कोण बनेंगे सब छोटे हो जाएंगे, यानी अल्फा बीटा गामा ये सब छोटे हो जाएंगे। और ये जो a है वो p पर चलाएगा, और जब a p पर आ गया तो लंब डालोगे तो यम भी कहाँ जाएगा, p पे। तो हमारी जो दूरी यम अगर p पर चला आया तो जो पीओ की दूरी होगी वही दूरी किसकी होगी, यमओ की। तो हम यमओ के स्थान पर पीओ लिख सकते हैं, यम आई के स्थान पे पी आई लिख सकते हैं, यम सी के स्थान पर पी सी लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे कि ऐसी स्थिति में अल्फा बीटा और गामा भी छोटे होंगे, अल्फा बीटा गामा भी छोटे हो जाएंगे।
जब ये छोटे हो गए तो tan अल्फा बराबर अल्फा होगा, कामा tan बीटा बराबर बीटा होगा। एक चीज समझ लेना, अगर कोण का मान छोटा हो गया ना तो आप एक चीज सूत्र समझिएगा कि साइन फाई बराबर फाई, साइन गामा बराबर गामा, साइन अल्फा बराबर अल्फा, साइन बीटा बराबर बीटा, साइन डेल्टा बराबर डेल्टा, कास गामा बराबर गामा। इस तरीके से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात के अगर साथ कोण लगा है तो केवल कोण के बराबर हो जाएगा। कब? जब कोण का मान बहुत छोटा होगा। अब पृष्ठ ही छोटा हो गया तो जाहिर सी बात है उसके कोण भी छोटे हो जाएंगे। और यहां पे tan गामा बराबर गामा। बात को समझिएगा प्यारे बच्चों, इस स्थिति में मैंने क्या कहा, यम ओ बराबर पीओ, यम ओ बराबर पीओ और पी से लेकर ओ तक की दूरी माइनस यू। ठीक है, यम आई बराबर पी आई और पी आई की वैल्यू माइनस, यम आई बराबर पी आई और पी आई की वैल्यू माइनस वी। दूसरा क्या है, यम सी बराबर पी सी और इसकी वैल्यू माइनस आर, ये याद रखिएगा। अब हम लोग त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए यम ओ में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए यम ओ में अगर इस समकोण त्रिभुज ए एम में बात करें तो ये और ये, यहां देखिए इस तरीके से हम यहां पे समकोण त्रिभुज बना दें। ये ओके, ये अल्फा है, ये एच है और यहाँ यम, यहाँ पे ओ। तो ये जो है समकोण त्रिभुज लगाएंगे और टैन लगाएंगे। और टैन में क्या होता है, टैन लंब आधार। दोहा पढ़े होंगे, जो दोहा ना पढ़ा हो वो पढ़ ले। दोहा क्या है, बायोलॉजी, बायो वाले ध्यान दे, बायो वाले बायो केवल पढ़ते हैं, उनको ये दोहा नहीं मालूम होगा, पढ़े होंगे तो मालूम हो भी सकता है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। मैथ वाले तो भाई किसी तरीके से दोहा जरूरी नहीं है याद करना, बशर्ते हम याद करने के लिए ट्रिक बता दें। साइन लक है, साइन लक है, कास आक है, टैन लंब आधार और कोसेक कल है, काट आल है, सेक कर्ण आधार। साइन लक, ल माने लंब, क माने कर्ण, तो साइन लक है का मतलब लंबटे कर्ण है। साइन लक है, कास आक, आ माने आधार, क माने कर्ण, यानी कास आधार बटे कर्ण है। साइन लक है, कास आक है, हो गया। टैन लंब आधार, टैन लंब बटे आधार। और कोसेक कल है, क माने कर्ण और ल माने लंब, तो कोसेक कल है कर्ण बटे लंब। कोसेक कल है, काट आल है, आल आ माने आधार, ल माने लंब, काट आल है और सेक कर्ण आधार यानी सेक कर्ण बटे आधार। फिर समझिएगा, साइन लक है, कास आक है, आप लिख सकते हैं कहीं पे नोट में लिख लीजिएगा, ये हमेशा यूज होता है। साइन लक है, कास आक है, टैन लंब आधार, कोसेक कल है, काट आल है, सेक कर्ण आधार। ये एक दोहा मैंने बनाया है जो कि आपके सूत्र को याद करने के लिए बहुत ही आसान है, आसान बना देता है बस, और कुछ नहीं है इसमें। वो लाल बट्टे कक्का उक्का वाला नहीं याद किया कर, उसमें लिखना पड़ता है, इसमें बस याद करो लिखो। खाओ फेंको वो आता नहीं है जिसमें आप खाते हैं जाते हैं बफर सिस्टम में, ओके, डिस्पोजल, खाओ फेंको वही चीज है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग वो त्रिभुज लिए और यहाँ पे लगा देते हैं, टैनवा को लगा देंगे। टैनवा साइन न लगा के टैन लगाएंगे, टैन लंब आधार। यहाँ पे लंब क्या है, एम, एम की वैल्यू एच, ओके।
आधार की वैल्यू यम से ओ की दूरी, यम ओ, एम बटे यम ओ। ओके, अब देखिए यहां पे आप जानते हैं कि tan अल्फा बराबर अल्फा, तो इसमें लिखेंगे या tan अल्फा के स्थान पे अल्फा, एम के स्थान पे एच, और यमओ बराबर पीओ, पीओ। अब पीओ बराबर क्या है, माइनस यू। याद रखिएगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जो स्थान है उसका अभाव है, इसलिए। अब यहाँ देखिए ये अल्फा की वैल्यू मिल गई, यही हमें चाहिए था। अब हम बीटा लगा देंगे, तो त्रिभुज अब नहीं लिखेंगे, बस एक त्रिभुज इसी प्रकार लिख देते हैं, इसी प्रकार से tan बीटा ले लेंगे। अब ये देखिए ये वाला ए एम आई एक समकोण बन रहा है, तो इस कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब का काम करती है। तो यहां पर जब tan लेंगे तो लंब एम और आधार यम आई, तो ये हो जाएगा एम अपान यम आई, या ठीक है tan बीटा के स्थान पे बीटा, क्योंकि इस पृष्ठ का द्वारा बहुत छोटा है, एम के स्थान पे एच, यम आई के स्थान पे यम आई बराबर पी आई, और इसके स्थान पे माइनस बी। ठीक है, आगे देखते हैं tan गामा तथा tan गामा बराबर ए एम बटे, देखो ये है ना एम बटे यम सी, एम बटे यम सी, या tan गामा के स्थान पे गामा, एम के स्थान पे एच, एम सी के स्थान पे देखो भाई एम सी बराबर पी सी बराबर माइनस आर। तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई, अल्फा बीटा गामा। इन तीनों का मान कहां रखेंगे, समीकरण 3 में। तो चलिए रख देते हैं, अल्फा कामा बीटा एंड गामा का मान समीकरण 3 में। ओके, तो रख दीजिए यन बीटा की वैल्यू कहां पे है, ये पकड़ा गया यहां पे है, एच अपान माइनस वी, एच अपान माइनस वी। ओके, माइनस अल्फा की वैल्यू एच अपान माइनस यू बराबर, अब हमें चित्र की जरूरत नहीं है तो हम लोग यहां पे चित्र को मिट सकते हैं। अब देखिए आगे यन माइनस 1 गामा की वैल्यू एच अपान माइनस आर, एच अपान माइनस आर। अब यहां देखिए प्यारे बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एच कॉमन ले लेते हैं, एच कॉमन तो आएगा यन अपान, ऊपर नीचे अगर माइनस से गुणा करें तो यहां हो जाएगा माइनस, यहां प्लस, v माइनस माइनस प्लस 1 अपान यू बराबर यन माइनस 1 इंटू एच अपान आर। ये देखिए ये माइनस है ना, तो ऊपर नीचे माइनस का गुणा करेंगे तो इस माइनस को यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस न लिख के यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, अब इसमें देखिए ये एच और ये एच कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का गुणा दोनों पक्षों में कर देंगे, दोनों पक्षों में करोगे यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस। ठीक है,
माइनस से गुणा। चलिए गुणा कर देते हैं, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो n अपान वी माइनस 1 अपान यू बराबर n माइनस 1 अपान आर। तो यहाँ पे ये हमारा सूत्र सिद्ध होता है। ओके, अब आप n के स्थान पे उसमें Ang लिख सकते हैं, क्योंकि पहला माध्यम वायु था, दूसरा माध्यम कांच था। तो यहाँ पे ये हमारा सूत्र समीकरण जो 4 है, इसी सूत्र को हमें सिद्ध करना था। और समीकरण 4 अवतल एकांकी अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है, तो इसे आप याद रखिएगा।